Dear students, अजीज़ तलबा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर के इस क्लास में मैं आपका फिर से इस्तकबाल करता हूँ। गुज़िश्ता क्लास में हमने हाफ एडर और फुल एडर के बारे में पढ़ा था। हाफ एडर के बारे में बात तफसीली तौर पर आ चुकी थी, लेकिन फुल एडर के बारे में तफसील से बताने का मौका नहीं हुआ था। मैं इस वीडियो सेशन में आपको फुल एडर और फिर 4 बिट पैरेलल एडर, ये दो मौजू के ऊपर इंशाल्लाह तफसील से बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले फुल एडर के बारे में हम पढ़ते हैं। फुल एडर एक ऐसा डिजिटल सर्किट है जो दो 1 बिट बाइनरी आदाद को कैरी के बशमूल जमा करता है। ये जो हमने देखा है हाफ एडर के मामले में कि हाफ एडर कैरी को ऐड नहीं करता, बल्कि वो महज दो इनपुट को ऐड करता है, दो 1 बिट बाइनरी आदाद को ऐड करता है और सम और कैरी वो रिजल्ट के तौर पर देता है। लेकिन फुल एडर में दो 1 बिट बाइनरी आदाद के साथ साथ वो कैरी को भी जमा करता है। यहाँ पर एक बात आप गौर से देखिए कि ये इसके जो इनपुट्स होंगे वो 1 बिट वाले होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर ट्रूथ टेबल में भी देख सकते हैं कि उसका चाहे ए इनपुट हो चाहे बी इनपुट हो, वो सारे इनपुट्स 1 बिट बाइनरी आदाद है। जैसे कि या तो 0 है या तो 1 है या तो 0 है या तो 1 है, यानी आप सिर्फ यहाँ पर 1 बिट ही देख सकते हैं। ये 2 बिट का नहीं है, इसलिए कि ए का वैल्यू सिर्फ 0 है। अगर ये 0 0 होता या 0 1 होता या 1 0 होता या 1 1 होता तो हम कह सकते हैं कि ये 2 बिट इनपुट है। लेकिन फुल एडर की ये खासियत है कि वो सिर्फ 1 बिट बाइनरी आदाद को ही जमा करता है। ठीक है, तो आइए अब इसके सबसे पहले हम ब्लॉक डायग्राम को देखते हैं। हम देखेंगे कि इनपुट में ए बी है जो कि दो बाइनरी आदाद हैं 1 बिट वाले, साथ साथ वो कैरी को भी लेता है जो कि कैरी इनपुट के तौर पर आता है, इसीलिए इसको सी आई से जाहिर किया गया है। उसके बाद आउटपुट आप देखिए कि सम है और फिर यहाँ पर कैरी आउट है, यानी 3 आदाद को जमा करने के बाद वो सम देगा और फिर एक और कैरी देगा जिसे हम कैरी आउट कहते हैं। ओके, तो ये हो गया इसका ब्लॉक डायग्राम। ट्रुथ टेबल पर नजर दौड़ाइए कि हम यहाँ देखते हैं कि चूंकि अब ये 3 इनपुट वाला ट्रुथ टेबल है, 3 इनपुट वाला एक डिजिटल सर्किट है, और चूंकि सारे इनपुट्स बाइनरी में होते हैं तो इसलिए इसके इनपुट्स की तादाद 2 पावर n होगी, जहां पर के n इनपुट्स के तादाद है, इनपुट्स की तादाद है। जैसे यहाँ पर इनपुट्स की तादाद अगर 3 है, जैसे a b और c i है, यानी n इज इक्वल टू 3 है, तो 2 पावर n मतलब 2 पावर 3, यानी 2 पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 8 इनपुट्स होंगे। तो आप देख सकते हैं कि 0 0 0 से शुरू होकर 0 0 1 0 1 0 से लेकर 1 1 1 तक 8 इनपुट्स हैं। ये 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी 0 से लेकर 7 से मुराद 8 अलग अलग तरह के इनपुट कॉम्बिनेशंस हमको मिलेंगे। इन इनपुट्स को वो ऐड करेगा और सम और कैरी आउटपुट्स देगा। तो अब यहाँ पर हमको नजर जो हमको फोकस करना है वो सम और कैरी वाले कॉलम्स पर, जो कि हमको रिजल्ट्स के तौर पर दस्तयाब हुए हैं। अब जैसा कि ये बात हाफ एडर के बारे जब हम पढ़ रहे थे उस वक्त भी आई थी कि किसी भी डिजिटल सर्किट को बनाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम ब्लॉक डायग्राम डालते हैं, जहाँ पर हम इनपुट और आउटपुट को डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम उसकी फंक्शनैलिटी को डिफाइन करते हैं ट्रुथ टेबल की शक्ल में, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि मुख्तलिफ इनपुट्स जब उसको दिए जाएंगे तो क्या क्या अलग अलग आउटपुट्स हमको दस्तयाब होंगे, यानी ये इसकी पूरी फंक्शनैलिटी को डिफाइन करता है। इस पूरे यूं कहिए कि जो एडर का जो सर्किट है 1 बिट फुल एडर, इसकी फंक्शनैलिटी का पता हमें इसके ट्रूथ टेबल से लगता है। अब जबकि इसकी फंक्शनैलिटी को हमने यहाँ पर पूरी तरह से डाल दिया है एक ट्रूथ टेबल की शक्ल में, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में जाना है जहाँ पर हमको लॉजिक एक्सप्रेशन निकालना है। यानी इस पूरे फंक्शन को अंजाम देने के लिए, इसको काम करने के लिए एक लॉजिक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी।
लॉजिक डायग्राम डालने के लिए उससे पहले हमको जरूरत पड़ेगी लॉजिक एक्सप्रेशन की। एक बार जब हमको लॉजिक एक्सप्रेशन मालूम हो जाए तब हम उसके मुताबिक हम अपना लॉजिक डायग्राम डाल सकते हैं। तो अब आइए लॉजिक डायग्राम लॉजिक एक्सप्रेशन कैसे हम डालेंगे, इसके लिए हम जानते हैं कि के मैप के जरिए से हम इसे कर सकते हैं, यानी के मैप के जरिए से हम लॉजिक एक्सप्रेशंस निकाल सकते हैं। तो अब आइए मैं आपको बताता हूँ कुछ तफसील के साथ कि के मैप के जरिए से हम इस ट्रुथ टेबल के जरिए से इस ट्रुथ टेबल को देखते हुए के मैप के जरिए से हम किस तरह से लॉजिक एक्सप्रेशंस निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप के मैप को यहाँ पर देखिए कि इसमें 8 बॉक्सेस होंगे, 8 यहाँ पर डब्बे होंगे। वो क्यों होंगे 8? इसलिए कि इसमें 8 अलग अलग तरह के इनपुट्स हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि इसमें चूंकि 8 अलग अलग इनपुट्स हैं इसलिए इसमें 8 डब्बे होंगे। आप देख सकते हैं कि ये 4 है और 4 है, 8 है। इनपुट्स हम लिखेंगे यहाँ पर ए और इधर बी सी लिखेंगे। ओके, फिर हम इसको लेबलिंग करेंगे 0 1। चूंकि 2 ही डब्बे हैं तो एक हॉरिजॉन्टल वाला ये 0 होगा और ये हॉरिजॉन्टल वाला 1 होगा। इसी तरह वर्टिकल में जो कॉलम्स हैं, चूंकि 4 यहाँ पर हमको बॉक्सेस हैं तो 0 0 0 1, यहाँ 1 1 और 1 0। इसका खास हमको ख्याल रखना है कि 1 1 पहले आएगा फिर 1 0 इसके बाद आएगा। ये के मैप के यूं कहिए कि स्टेप्स में से एक बहुत ही अहम स्टेप है कि सबसे पहले हम इसको लेबलिंग ठीक से करें जैसा कि के मैप के तरीके में बताया गया है। ओके, अब हम इस टेबल को देखते हुए एक एक बॉक्स का जो नंबर होगा उसका जो फिर हमको आउटपुट मिलेगा उस आउटपुट को उस डब्बे के अंदर में लिखते जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम कैरी आउट को लेंगे, यानी इस वाले कॉलम को, यानी हम सी आउट का एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं। ओके, तो देखिए आप जो मिसाल के तौर पर इस डब्बे को ले लीजिए आप। इस डब्बे का जो वैल्यू है ए बी सी इन का वैल्यू वो दरअसल 0 0 0 है। तो 0 0 0 पर हम देखते हैं कि सी आउट का वैल्यू 0 है, इसलिए हम इस डब्बे में 0 लिखेंगे। इसी तरह आप देखिए इस डब्बे को, इस डब्बे का जो नंबर है यानी लेबल बनेगा वो 0 0 1 है, यानी 0 0 1 पर इसका जो आउटपुट है वो 0 है, इसलिए यहाँ पर भी 0 है। ओके, इसके बाद आप देखिए इस वाले डब्बे को, इसका जो नंबर बनेगा वो है 0 1 1, यानी 0 1 1, यानी फोर्थ वाला कॉम्बिनेशन। हम देखते हैं कि सी आउट का वैल्यू वहां पर 1 है तो यहाँ पर हम 1 डालेंगे। इस तरह से हम पूरे जो है के मैप को उसके आउटपुट जो है उसके अंदर में डालेंगे। ओके, अब डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप है बहुत ही अहम है, वो ये है हम ये देखेंगे कि क्या कोई ग्रुप इसमें बन रहा है। और जैसा कि इससे पहले भी बताया गया है कि हम सिर्फ 1 पर फोकस करेंगे, जहां जहां पर 1 है सिर्फ हम उसी पर नजर डालेंगे और 0 को हम इग्नोर करेंगे। तो जब हम 1 पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर कुछ ग्रुप्स बन रहे हैं। और याद रखिए ग्रुप्स या तो 2 के जोड़े बन सकते हैं या फिर 4, अगर एक ही यूं कहिए कि 4 स्क्वायर्स की शक्ल में अगर बनाते हैं तो हम उसको क्वाड कहते हैं, तो वो भी हम एक ग्रुप बना सकते हैं। या फिर अगर ये 8 के 8 वंस हैं तो उसको भी हम एक ग्रुप बना सकते हैं जिसे ऑक्ट कहा जाता है। ऑक्ट का मतलब 8 होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ऑक्ट तो नहीं बन रहा है, क्वाड भी नहीं बन रहा है। क्वाड इसलिए बन रहा है तो 4 1, लेकिन वो सारे के सारे स्क्वायर शेप में नहीं है बल्कि अलग अलग यानी स्प्रेड आउट होकर है। ओके, तो यहाँ पर 1 1 के क्यों कहिए कि पेयर बनेगा, यानी जोड़ी बनेगी, यानी 2 1 का एक पेयर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए इस 2 1 को एक पेयर बनाएंगे, ये 2 1 को एक पेयर बनाएंगे और इस 2 1 को हम एक पेयर बनाएंगे। ओके, अब आइए मिसाल के तौर पर अगर हम सबसे पहले यूं कहिए कि इस पेयर को लेते हैं, इस पेयर को। ओके, अगर हम अब इस पेयर को लेने के बाद अब देखिए कि इसका ए बी सी का वैल्यू क्या है, इसका करेस्पॉन्डिंग इन 2 डब्बों का करेस्पॉन्डिंग ए बी सी का वैल्यू क्या है। लेफ्ट साइड में देखिए आप कि ए का वैल्यू 0 1 है, यानी ए की वैल्यू चेंज हो रही है, जबकि बी और सी की वैल्यू देखिए आप, बी का वैल्यू 1 है, यानी पहला वाला जो वैल्यू है वो बी का है और ये जो दूसरा वाला है वो सी इन का है। ओके, यानी b इज इक्वल टू 1 है और c इन इज इक्वल टू 1 है।
इस तरह से हम देखते हैं कि ए की वैल्यू चूंकि चेंज हो रही है इसलिए हम उसको ड्रॉप कर देंगे। इसे कहते हैं कि वेरिएबल को ड्रॉप कर देना। तो यहाँ पर ए को हम ड्रॉप करेंगे और बी और सी को लेंगे, और चूंकि बी और सी दोनों 1 है तो वो एज इट इज रहेंगे। जैसा कि इससे पहले बताया था मैंने, अगर 0 होते हैं तो हमको कॉम्प्लीमेंट करना होता है, लेकिन चूंकि हम सिर्फ 1 ही को कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों भी बगैर कॉम्प्लीमेंट के आएंगे। ओके, तो ये देखिए b इंटू सी इन बार दरअसल इस वाले पेयर का एक्सप्रेशन है। ओके, अब आइए हम इस पेयर को लेते हैं। इस पेयर को देखते हैं कि ये इसका करेस्पॉन्डिंग a का जो वैल्यू है 1 है, चेंज नहीं हो रहा है, तो हम उसको ड्रॉप नहीं करेंगे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर इस पेयर का जो करेस्पॉन्डिंग बी सी का वैल्यू है वो ये और ये है। ओके, यानी ये दो वैल्यूज हैं। तो हम देखते हैं कि b का वैल्यू 0 है और यहाँ पर 1 है, यानी चेंज हो रहा है, तो हम उसको ड्रॉप कर देंगे। और c इनका वैल्यू हम देखते हैं कि 1 है और वो चेंज नहीं हो रहा है, वो मुस्तकिल है। तो हम क्या करेंगे, b को ड्रॉप कर देंगे और c इनको लेंगे। यानी अब हमारा एक्सप्रेशन इस पर्टिकुलर पेयर का करेस्पॉन्डिंग जो एक्सप्रेशन बनेगा वो a इंटू सी इन बनेगा, यानी ये वाला एक्सप्रेशन। ओके, अब आइए लास्ट वाला जो बचा हुआ है वो इसका, इस पेयर का। ओके, इस पेयर का करेस्पॉन्डिंग a का वैल्यू 1 है और करेस्पॉन्डिंग b c का वैल्यू हम देखते हैं कि b का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, यानी 1 है, मुस्तकिल है, जबकि c इन का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 0 हो रहा है। तो हम c इन को यहाँ पर ड्रॉप करेंगे और b को लेंगे, और b चूंकि 1 है तो इस तरह से a इंटू बी हमको हासिल होगा। तो आप देख लीजिए कि इन तीनों पेयर्स का जो करेस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशंस हैं वो हम ए बी प्लस ए सी इन प्लस बी सी इन हमको हासिल होगा। अब चूंकि हम, ये आपके ऊपर है कि पहले आप इस वाले पेयर को लें या इस वाले पेयर को लें, चूंकि अल्टीमेटली हमको प्लस साइन के साथ लिखना है तो कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा, चाहे आप इसको पहले लिखें या इसको पहले लिखें, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से इस तरह से हमको सी आउट का एक्सप्रेशन मिलेगा। अब आइए सम के एक्सप्रेशन की तरफ। तो हम अब इस कॉलम को देखेंगे। इस कॉलम के जिस तरह के मैंने आपको बताया कैरी आउट में जिस तरह हमने 1 1 को लिखा, ठीक उसी तरह से हम इस डब्बे में सम वाले कॉलम को देखकर सारे आउटपुट्स को लिखेंगे। यहाँ पर अब खास बात यह है कि आप देखिए कि कहीं पर भी ना तो कोई पेयर बन रहा है, ना तो क्वाड बन रहा है, और ना ही यहाँ पर ऑक्ट बन रहा है। ओके, ऐसे हालत में हम सिर्फ एक एक 1 को लेकर एक्सप्रेशन लिखते जाएंगे। मिसाल के तौर पर आप इस वाले एक्सप्रेशन को लीजिए। ओके, इस वाले डब्बे को लीजिए, इसका करेस्पॉन्डिंग a का वैल्यू 0 है तो a बार हो जाएगा। करेस्पॉन्डिंग बी सी का वैल्यू b का वैल्यू 0 है तो b बार हो जाएगा, और c इन का वैल्यू 1 है तो c इन होगा। यानी इस 1 का जो एक्सप्रेशन बनेगा a बार इंटू b बार इंटू c इन, a बार इंटू b बार इंटू c इन। मतलब ये है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो इस पर्टिकुलर 1 का करेस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन है। इसी तरह आप इसको ले लीजिए, यहाँ पर क्या होगा, a का वैल्यू 0 है तो a बार, b का वैल्यू 1 है तो b, c इन का वैल्यू 0 है तो c इन बार, यानी a बार इंटू b इंटू c इन बार, a बार इंटू b इंटू c इन बार, यानी इस 1 का करेस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन ये है। इसी तरह आप आगे इन और बाकी बकाया दो ये वंस का भी एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम के मैप के इस्तेमाल से किसी भी तरह के ट्रुथ टेबल को अगर हम लेते हैं, उसका करेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है, उस आउटपुट का हम एक्सप्रेशन बड़ी आसानी से महज एक ही स्टेप में निकाल सकते हैं। यही ट्रुथ, यही जो है ना के मैप का बहुत बड़ा फायदा है कि के मैप में आपको सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी ये जो आपको एक्सप्रेशन हमको मिल रहा है, ये एक्सप्रेशन फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। अगर ये फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है तो मतलब ये है कि आपके के मैप में कहीं पर गलती है। इसलिए कि के मैप की एक बड़ी खुसूसियत है कि वो एक ही स्टेप में आपको फाइनल एक्सप्रेशन आपको दे देता है। ओके, अब आइए, एक बार हमको एक्सप्रेशन मिल जाए तो हमारे लिए यूं कहीं कि लॉजिक डायग्राम डालना बहुत ही आसान है, राइट। मिसाल के तौर पर सी आउट को लीजिए, तो यहाँ पर हमने ए बी सी 3 इनपुट्स हैं, ए बी सी इन 3 हमारे इनपुट्स हैं। तो पहला हमारा a इंटू बी है, तो a इंटू बी से मुराद एंड गेट का इस्तेमाल हो रहा है। a इंटू सी इन है और एक एंड गेट का इस्तेमाल हो रहा है।
बी इंटू सी इन है और एक एंड गेट का इस्तेमाल हो रहा है। फिर ये तीनों के जो आउटपुट्स हैं वो आपस में और हो रहे हैं, इसलिए कि बीच में प्लस साइन है, तो ये तीनों फिर एक 3 इनपुट और गेट को जाएगा और फाइनली हमको ये वाला सी आउट मिलेगा। इसी तरह सम को भी ले लीजिए आप। पहले हम ए बार है तो ए बार एक इनपुट है, अगर आप इसको सिर्फ ए लेंगे तो यहाँ पर एक नॉट गेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर यूं कहिए कि नहीं दिखाया गया है, आप अगर डायरेक्ट भी लिखते हैं ए बार तभी चलेगा, लेकिन अगर नॉट गेट का इस्तेमाल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ए बार इंटू बी बार इंटू सी इन, तो इस तरह से, यानी चूंकि बीच में इनपुट मल्टीप्लीकेशन है तो ये एंड गेट का इस्तेमाल होगा, फिर ये तीनों के बीच में भी एंड गेट, फिर ये तीनों के बीच में एंड गेट, फिर ये तीनों के बीच में एंड गेट, और इनके जो करेस्पॉन्डिंग आउटपुट्स होंगे वो फिर प्लस हो रहे हैं। प्लस होने का मतलब है कि और गेट का इस्तेमाल होगा और फाइनली हमें ये वाला एक्सप्रेशन सम के तौर पर दस्तयाब होगा। इस तरह से हम जो है फुल एडर को एक ट्रुथ टेबल, पहले तो हमने ब्लॉक डायग्राम डाला, उसके बाद हमने उसकी फंक्शनैलिटी को डिफाइन किया एक ट्रुथ टेबल की शक्ल में। ओके, फिर हमने उसका के मैप के जरिए से एक्सप्रेशन निकाला, फिर हम जो है एक्सप्रेशन निकालने के बाद उसका फाइनल यूं कहिए कि लॉजिक डायग्राम हमने यहाँ पर डाला है। ओके, एक चीज खास बात यहाँ पर ये याद रखिए, ट्रुथ टेबल के मामले में जहां पर भी यूं कहिए कि 2 वंस हो गए इनपुट में तो हमें कैरी मिलेगा। जैसा कि मैंने हाफ एडर के केस में भी बताया था, जब 2 वंस होते हैं इनपुट में तो हमारा सम 0 होता है, कैरी 1 होता है। ओके, इसलिए कि हमारा आउटपुट 2 होता है, और 2 मतलब होता है कि 1 0, क्योंकि हम कैरी को पहले लिखते हैं, लेफ्ट मोस्ट में लिखते हैं, तो 1 0 यानी 2, 1 0 बाइनरी में डेसिमल 2 है। ओके, तो जहां पर भी आप 2 वंस देखेंगे वहां पर सम 0 कैरी 1 होगा, जहां पर 2 वंस है सम 0 कैरी 1 है, और जहां पर 3 वंस है तो हमारा चूंकि आउटपुट 3 होगा, और 3 का चूंकि बाइनरी 1 1 होता है इसलिए इसका सम 1 होगा और कैरी आउट भी 1 होगा। तो ये जो है ना इस क्या कहते हैं ट्रुथ टेबल, ये पहले ही बताना चाहिए था आपको, लेकिन मैंने आपको बताया, आप उसको अच्छे से याद रखिए। ओके, अब इस तरह से यूं कहिए कि फुल एडर की तफसील आपके सामने आ गई है। अब आइए एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिससे हम 4 बिट पैरेलल एडर के नाम से जानते हैं। 4 बिट पैरेलल एडर, इसकी शक्ल आपको यहाँ पर दिखाई गई है। इसका इस्तेमाल ये है कि मिसाल के तौर पर इस तरह के 2 इनपुट्स को आप जमा करना चाह रहे हैं। ओके, एक इनपुट है 1011 और दूसरा इनपुट है 1001, और इन दोनों इनपुट्स को एट ए टाइम आप ऐड कर आप एक रिजल्ट लेना चाहते हैं, रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं। ऐसे वक्त में हमको 4 बिट पैरेलल एडर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए कि देखिए हमने जो अभी फुल एडर के बारे में पढ़ा है, फुल एडर का काम सिर्फ 3 1 बिट बाइनरी आदात को ही जमा करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखेंगे कि ये जो 3 इनपुट्स है, 1 1 2 इनपुट हो गए, और मान लीजिए कि एक कैरी इनपुट है यहाँ पर 0, तो ये तीनों को ऐड करने के लिए एक फुल एडर की जरूरत पड़ेगी। फिर ये तीनों को ऐड करने के लिए एक और फुल एडर की जरूरत पड़ेगी, फिर ये तीनों को ऐड करने के लिए एक और फुल एडर की जरूरत पड़ेगी, फिर ये तीनों को ऐड करने के लिए एक और फुल एडर की जरूरत पड़ेगी। तो नतीजे के तौर पर हम कह सकते हैं कि ये जो 2 इनपुट नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को ऐड करने के लिए हमें 4 1 बिट पैरेलल एडर की जरूरत पड़ेगी, और चूंकि ये सारे इनपुट्स को एक साथ ऐड करने का काम करता है इसलिए इसे पैरेलल एडर कहा जाता है। और चूंकि 4 बिट्स को वो एक साथ ऐड कर रहा है, 1011 1001, इसलिए ये 4 बिट पैरेलल एडर कहलाता है। ओके, आइए अब हम जो है इसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए इस 4 बिट पैरेलल एडर को देखिए, अब पहले हम ये तीनों को ऐड करेंगे। ओके, मान लीजिए कि ये आपका ये 0 है, ओके, ये वाला 1 भी 0 है, ओके, और एक इनपुट कैरी इसको आ रहा है जिसे हम C0 के नाम से जाहिर कर रहे हैं। ओके, ये वाला जो स्टेप है, यानी ये जो स्टेप है, इस स्टेप को ये यूं कहिए कि 4 बिट पैरेलल एडर के इस हिस्से से आपको बताया गया। देखिए आप 2 इनपुट्स हैं A0 B0, A0 B0,
और कैरी इनपुट है जिसे हम C0 के नाम से, ये C0 है यानी 0 स्टेज का कैरी जो कि इधर से आ रहा है। ओके, आप मुझे बताइए कि पहले स्टेज को जो कैरी आएगी उसका वैल्यू क्या होगा? ऑब्वियसली उसका वैल्यू 0 होगा, इसलिए कि अभी ये जब जस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं यानी इसको ऐड करना, तो कैरी इससे पहले तो कुछ ऐड हुआ नहीं है, क्योंकि हम फर्स्ट स्टेप में ही है, फर्स्ट वाले स्टेज में ही है, तो इसका जो कैरी इनपुट होगा वो हमेशा 0 होगा। ओके, ये जो C0 है उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ओके, तो A0, B0 और C0 ये तीनों को ऐड करेगा और आउटपुट हमको क्या मिला? सम 0 यानी S0। ओके, और एक आउटपुट भी हमें मिलेगा जिसका नाम है C1, यानी ये तीनों को ऐड करने के बाद, ओके, ये तीनों को ऐड करने के बाद एक सम मिलेगा और कैरी मिलेगा हमको, जो कि कैरी आउट है, ये कैरी इन है और ये कैरी आउट है। तो ये कैरी आउट हम जानते हैं कि क्या होता है, ये इसका जो कैरी आउट है यानी A0, B0, C0 को ऐड करने के बाद जो कैरी आउट आता है वो कैरी इन बनकर सेकंड स्टेज को जाता है, यानी नेक्स्ट स्टेज को जाता है। उसी चीज को यूं कहिए कि एक वायर के कनेक्शन के जरिए से बताया गया है कि 0 स्टेज का जो फुल एडर है उसका कैरी आउट फर्स्ट स्टेज के कैरी इन की तरह बनकर जाता है। ओके, वही चीज को यहाँ पर दिखाया गया। C1 जो कि फर्स्ट फुल 1 बिट फुल एडर से सेकंड वाले 1 बिट फुल एडर को जा रहा है। ओके, उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि इस कनेक्शन का मतलब क्या है। ओके, इसी तरह देखते हैं कि सेकंड वाला स्टेज फिर क्या करेगा, A1, B1 और C1 को ऐड करेगा, A1, B1 और C1 को ऐड करेगा जो कि इनपुट की तरह यहाँ पर आ रहा है। यानी मिसाल के तौर पर आप इसको ले लीजिए, 1 0, A1 1 है, B1 0 है और ये जो C1 है वो 1 की तरह आ रहा है। अगर यहाँ पर कैरी जनरेट हो रहा है तो 1 आएगा, राइट। तो अब ये तीनों को ऐड करेगा यानी A1, B1, C1 और आउटपुट में हमको S1 सम 1 देगा और साथ साथ में C2 भी देगा, ये वाला जो कैरी आउट है। ओके, और हम जानते हैं कि ये C2 अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज को फीड हो जाएगा। ओके, तो चूंकि अभी नेक्स्ट स्टेज को जा रहा है, इसी चीज को यहाँ पर इस कनेक्शन के जरिए से बताया गया है। यही इंपॉर्टेंट है 4 बिट पैरेलल के एडर के अंदर कि ये जो कनेक्शन है एक फुल एडर और दूसरी फुल एडर के बीच में, इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके, इस तरह से क्या होगा, फिर तीसरा वाला जो स्टेज होगा ऐड करने के बाद चौथे स्टेज को कैरी इनपुट भेजेगा, फिर चौथा इनपुट का जो कैरी आउट आएगा वो फाइनल कैरी होगा और वो फाइनल कैरी का नाम हम C4 देते हैं जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। इस तरह से हमारा जो फाइनल आउटपुट बनेगा वो क्या बनेगा, C4, S3, S2, S1, S0। जैसा कि यहाँ पर देखिए आप, C4 = 1 है, फिर ये S3, S2, S1, S0 और हम अगर इस पूरे बाइनरी नंबर को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम देखते हैं कि वो हमें 20 दस्तयाब होता है। जैसे कि यहाँ पर 1011 है, ये दरअसल 1011 क्या है, ये 11 है, 10019 है, तो 11 और 9 को आप ऐड करेंगे तो हमको 20 मिलेगा, जो कि हमको बिल्कुल परफेक्टली हमको आउटपुट मिल रहा है। ओके, तो इस तरह से हम यूं कहिए कि 4 बिट पैरेलल एडर काम करता है, जिसकी मजीद तफसील जो है ना आपको मैंने फिर इस इनपुट यानी मुख्तलिफ वैल्यूज को लेकर मैंने यहाँ पर बताया है किस तरह से यूं कहिए कि अलग अलग कैरी जनरेट होते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेज को जाते हैं और फाइनली हमको ये आउटपुट दस्तयाब होता है। इसकी और मजीद तफसील मैंने यहाँ पर इसको पूरी तरह से तफसील के साथ लिख दिया है, आप इसको पॉज कर देख सकते हैं, इसका नोट भी बना सकते हैं। आप याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर फाइनल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है और ये 10 मार्क के क्वेश्चन में आता है। तो उम्मीद है कि आपको 4 बिट एक तो फुल एडर और 4 बिट पैरेलल एडर दोनों भी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में ना आए, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आप सवालात कर सकते हैं। इस मौजू पर मजीद तफसीलात के लिए इस किताब को ज़रूर रेफ़र कीजिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इस किताब को मैंने खुद लिखा है और इसको हमारी यूनिवर्सिटी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद की जानिब से पब्लिश किया गया है। इस किताब
किताब को आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर नंबर दिया गया है। ओके, यहाँ पर मैं अपने इस वीडियो सेशन को ख़त्म करूँगा। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फिर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह के और वीडियोस बड़ी आसानी से मिलते रहें। थैंक यू।